हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने एक एयरफोर्स का पेपर सॉल्व कर लिया था, वो था 12 जुलाई 2021 का। आज हम लोग कर रहे हैं 13 जुलाई। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 13 जुलाई 2021 का। कौन से पेपर का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का। तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस देखे थे पिछले प्रीवियस ईयर में। पेपर दूसरे का हम लोग कर रहे हैं, तो एक तरह से मान करके चलें ये सीरीज एक चल करके आ रही है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनडीए का भी लेकर के चलेंगे, सीडीएस का भी लेकर के चलेंगे, और मैं चाहूँगा कि मैं सोचूंगा कि आगे मैं प्रैक्टिस भी लेकर के आऊँ, प्रैक्टिस बैच, जिसमें हम लोग क्या करें, प्रैक्टिस को लेकर के पूरा फोकस रहेंगे कि कौन सी चीज़ें कैसे होंगी। तो समय खराब ना करते हुए हम लोग 13 जुलाई का पेपर देखते हैं 2021 का। शिफ्ट थर्ड नहीं, एक्चुअली शिफ्ट फर्स्ट का है, ये शिफ्ट फर्स्ट का है। तो आई होप कि आप न सिर्फ पेपर को सॉल्व कर पा रहे होंगे इस वीडियो की हेल्प से, बल्कि उसमें से जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, जो कॉन्सेप्ट है उनको भी देख सकते हैं आप लोग। तो कॉन्सेप्ट को भी सीखना है हम लोगों को, सिर्फ पेपर ही सॉल्व नहीं करना है, केवल ये नहीं चेक करना है कि भाई किसका आंसर क्या है। हम लोगों को ये भी देखना है कि अगर 13th का ए आंसर है तो बाकी के बी सी डी गलत क्यों हैं, ये हम लोगों को चेक करना है। तो चलिए जरा हम लोग 13 जुलाई वाले पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? 13 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 एयरफोर्स एक्स ग्रुप। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। बोल रहा है कि एक वर्ड दिया रहेगा जिसमें आपको उस वर्ड का नाउन फॉर्म क्या होता है वो देखना है। तो कौन सा वो क्वेश्चन है, चलिए लिखते हैं। वर्ड क्वेश्चंस लिख रखा है कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेट ये वर्ड है। इस वर्ड के हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कॉन्ग्रेचुलेटेड, दूसरा ऑप्शन है कंग्रेचुलेशन, तीसरा ऑप्शन है कंग्रेचुलेट्स, फोर्थ ऑप्शन है कंग्रेचुलेटिंग। अब हमें क्या करना है? हमें ये नहीं देखना है कि आंसर सही क्या है, हम लोगों को देखना है कि यार आंसर सही हुआ कैसे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि नाउन के फॉर्म की। बोल रहा है कि नाउन फॉर्म क्या है। तो नाउन होता क्या है सब बच्चों को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि नाउन क्या होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है? नाउन क्या है जी? आपने बोला सर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन 5वीं से लेकर के हम लोग अभी तक याद रखते हैं, लेकिन वो 5वीं तक के लिए तो ठीक है, अभी एनडीए एग्जाम्स के लिए या एयरफोर्स के एग्जाम के लिए वो सुटेबल नहीं है। तो आपने बोला सर सुटेबल नहीं है, तो क्या सुटेबल है? सुटेबल क्या है? मैंने कहा जो नाउन है ना, ये नाउन का जो डेफिनेशन है हम लोग कह सकते हैं इसे इट इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? इट रिफर्स अ नेम, इट रिफर्स अ नेम, इट रिफर्स अ नेम मतलब दैट कैन बी एनी नेम। उसमें पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। उसमें आपकी क्वालिटीज आ जाती हैं, उसमें आपके इमोशंस आ जाते हैं, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। नॉन लिविंग थिंग से लेकर के ह्यूमन बीइंग से लेकर के हर एक चीज आ जाती है, बशर्ते कि उसका नाम होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं आपको सामने। मैंने लिखा फ्रेंड, मैंने लिखा विराट कोहली, मैंने लिखा राजस्थान, मैंने लिखा गैलेक्सी, मैंने लिखा सन। अब आप देखना इनको। विराट कोहली तो शायद आप पहचान भी जाएं कि ये नाउन है, राजस्थान भी आप जान जाएं नाउन है, लेकिन गैलेक्सी के बारे में क्या सोचना है आपका? ये भी एक नाउन है क्योंकि ये भी एक नेम है। सन की बात करें, प्लैनेट जरूर है लेकिन इसका नाम है। फ्रेंड की बात करें तो आपको लगता है कि यार फ्रेंड नाउन है क्या? बिल्कुल नाउन है, ये नाउन है, इसका नाम है फ्रेंड। आपने बोला सर फ्रेंड का नाम फ्रेंड थोड़ी नहीं होता है, फ्रेंड का नाम तो रोहन होगा, नेहा होगा, सीता, गीता, कुछ भी होगा, फ्रेंड थोड़ी नहीं होगा। नहीं बेटा, एक्चुअली नाउन में ना हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा होगा।
तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होगा, इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये नाउन है भी कि नहीं। अभी मान लीजिए मैंने लिखा हैप्पी और मैं बोल रहा हूँ आपको बताइए ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, तो ये कॉमन और प्रॉपर बाद में होगा, पहले तो ये नाउन होना चाहिए और ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो फिर नाउन प्रोनाउन कैसे होगा। तो कॉमन और प्रॉपर होने के लिए आपका नाउन होना जरूरी है। अब इस फ्रेंड पे चले, ये फ्रेंड कॉमन नाउन है और फ्रेंड का अगर कॉमन प्रॉपर करें, कॉमन नाउन का फ्रेंड प्रॉपर करेंगे तो ये रोहन बोल लीजिए, आप राजेश बोल दीजिए, आप नेहा बोल दीजिए, बिल्कुल हो सकता है। और वैसे ये क्या है, फ्रेंड है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर पे शादी है लेकिन भाई के दोस्त आए हुए, किसी ने आपको बोला कि भाई वो लड़के कौन है, आप बोल रहे मेरे भाई के दोस्त हैं। तो ये जो भाई के दोस्त है ना, ये आपने नाम बोला उनका। अब या तो आप उनके नाम जानते होंगे पर्टिकुलर, या फिर नहीं जानते होंगे तो आप उनको बोलेंगे मेरे भाई के दोस्त हैं। तो दोस्त से भी आपने नाउन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हो गया जी हमारा नाउन, थोड़ा बहुत ओवरव्यू। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है भाई कॉन्ग्रेचुलेट का नाउन फॉर्म क्या है। अब चलें आगे। कॉन्ग्रेचुलेट्स का क्या फॉर्म है, अब देखना बेटा, इसमें तो लगा है आईएनजी। अब ये आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है ना, एक तो हमें ये याद रखना है कि आईएनजी लगता कहाँ है, वर्ब के साथ लगता है। किस वर्ब के साथ लगता है, मेन वर्ब के साथ लगता है। तो ये कॉन्ग्रेचुलेट मेन वर्ब है, इसके साथ लग करके ये आईएनजी बना। और जब भी किसी वर्ड के साथ आईएनजी लगता है तो वो बन जाता है हमारा जीरंड। क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा जीरंड। जीरंड बोलिए, या फिर कई किताबों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म बोलिए या जीरंड बोलिए, ये हमारा जीरंड कहलाएगा। अब जीरंड कहलाएगा तो ये नाउन फॉर्म नहीं है। क्यों भाई, इसलिए नहीं है कि किसी का नाम अगर रोहन है, आपको सोहन देखना है, तो रोहन सोहन नहीं हो सकता, क्योंकि रोहन तो रोहन है, सोहन सोहन होगा। तो ये जो है जीरंड है, ये नाउन नहीं होगा, ये जीरंड है। नाउन कौन होगा, नाउन कोई और होगा। अब चलते हैं आगे। कॉन्ग्रेचुलेट्स, कल का जो प्रीवियस ईयर मैंने कराया था ना 12 जुलाई 2021 वाला, उसमें मैंने बताया था एस और ईएस आता है वर्ब की फॉर्म के साथ, और ये वर्ब होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एस और ईएस के साथ दो वर्ड आते हैं, या तो वो नाउन होता है या तो वो वर्ब होता है। नाउन अगर होता है तो वो हमारा प्लूरल नाउन हो जाएगा, और वर्ब अगर होगा तो वो हमारी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। तो उस हिसाब से देखें तो ये हमारा वर्ब हो गया। अच्छा, ये जीरंड हो गया, ये वर्ब हो गया, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। क्यों चाहिए, क्या हमें चाहिए नाउन फॉर्म। अब चलें आगे। दो क्वेश्चन हमारे हट गए, दो ऑप्शन हट गए। अब एक ऑप्शन बच गया कॉन्ग्रेचुलेशन और एक ऑप्शन बच गया कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब फर्स्ट वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये ईडी के साथ लगा हुआ है। अब ईडी के साथ कोई भी वर्ड आए तो ये हमेशा मेन वर्ब होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, और अगर ये मेन वर्ब है तो ये मेन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी। अगर ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है तो ये वर्ब होगा, नाउन नहीं। और लास्ट में हमारा बच गया ION, कांग्रेचुलेशन। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब ये हमारा आंसर सही हो गया। बहुत चीजें हम लोगों ने देख भी ली, लेकिन थोड़ा सा और एक बार और इस क्वेश्चन की तरफ देखें। आपने जो डेफिनेशन बोला था, क्या ये इस डेफिनेशन को वेरीफाई कर रहा है? आपने बोला नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो ना तो ये किसी नेम पर्सन का नेम है, ना ये किसी प्लेस का नेम है, ना ये किसी थिंग का नेम है, तो फिर ये नाउन कैसे हुआ? तो नाउन क्या होता है, वही मैंने आपको कहा, ये नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग, ये 5वीं 6वीं तक ठीक है। आप एनडीए के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो न सिर्फ ION वाले, ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जिन वर्ड्स के लास्ट में HOOD लगा होता है, जैसे ब्रदरहुड, मदरहुड, है ना। तो ये ION जैसे इंफॉर्मेशन, कांग्रेचुलेशन, एस्टिमेशन, इनके साथ ION लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको हम लोग नाउन कहते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बीच में एक पूरा चैप्टर लेकर के आऊं, लेकिन अभी हमारे पास समय कम है। हम लोग प्रीवियस ईयर पहले कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अगर समय बचेगा तो जरूर मैं आप लोगों के लिए नाउन की सीरीज लेकर के आऊंगा। अभी हम लोगों ने ये देखा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा सेकेंड वाला होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं जी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। न सिर्फ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बल्कि उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम में लग रहे हैं वो भी देखेंगे।
सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही डैश ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो मे बी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है। तो क्या है क्वेश्चन, जरा लिख लेते हैं। बिसाइड्स है एक्चुअली, हिज पेरेंट्स कॉमा करके ही ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन, बोल रहा है अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने पेरेंट्स के अलावा। अब बिसाइड्स पे ना, बिसाइड्स पे मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, बिसाइड दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। तो जो बिसाइड का मतलब होता है वो होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है किसी चीज के अलावा। अब आप बोलेंगे सर ये मीनिंग तो हमें पता चल गए, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा भाई कि यहाँ पे बिसाइड होना चाहिए या बिसाइड्स होना चाहिए? आपको देखना पड़ेगा उस सेंटेंस का मीनिंग क्या कहता है। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिखा एक सेंटेंस का, तो ये एग्जाम्पल हो गया, और दूसरा लिखा मैंने सीमा वॉज सिटिंग बिसाइड ऑब्लिक बिसाइड्स नेहा। अब देखना कहना क्या चाह रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब हो गई, इस हेल्पिंग वर्ब के लिए बी की फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है जिसे हम लोग जीरंड कहते हैं। ये हमारा प्रेपोजिशन हो गया, दोनों के दोनों प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट होता है। नाउन और प्रोनाउन के बाद आने वाला, सॉरी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी। अब आपने बोला सर वो तो ठीक है, मीनिंग भी हमें पता चल गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम लोगों ने देख लिए, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या आएगा? आपको सेंस देखना पड़ेगा। एक सेंस कहता है कि भाई बगल में, एक सेंस कहता है अलावा। तो क्या कह रहा चाह रहा, सीमा वॉज सिटिंग, नेहा के अलावा सीमा बैठ रही थी, या फिर नेहा के बगल में नेहा के बगल में सीमा बैठ रही थी। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या वो बिसाइड का सेंस कर रहा है या बिसाइड्स का सेंस कर रहा है। अगर बिसाइड्स का सेंस कर रहा है तो इसका मतलब वो अलावा की बात कर रहा है, और अगर बिसाइड का सेंस कर रहा है तो इसका मतलब वो बगल में की बात कर रहा है। तो इस सेंटेंस को पढ़ करके आप मीनिंग का सेंस चेक कर सकते हैं, और उसी सेंस के हिसाब से आपका आंसर भी बैठ जाएगा। इस वाले पे देखना बिसाइड्स आया है, इसका मतलब अलावा की बात करता है। किसके अलावा? हिज पेरेंट्स के अलावा। ये हिज क्या है बेटा इसमें? ये हिज इसमें पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन जब भी आता है वो अपने साथ एक नाउन और प्रोनाउन जरूर लेता है। तो हिज ने अपने साथ पेरेंट्स ले लिया, ये कॉमा लग गया, मतलब ये एक फ्रेज हो गया, अलग हो गया, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं, ये फ्रेज बन गया है। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है जी? हमारा ही है। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर ही है तो ही सिंगुलर होता है, और अगर ये सिंगुलर होता है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बना, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग जानते हैं सिंगुलर वर्ब आती है। अब चलते हैं इनके ऑप्शंस पे। ऑप्शंस क्या कहता है जी? आइए चलते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस क्या कहता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास वर, देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं। सेकंड ऑप्शन है हैड, थर्ड ऑप्शन है हमारा हैव, एंड फोर्थ ऑप्शन वी हैव वाज। अब एग्जामिनर ने क्या किया? एग्जामिनर ने बोला कि जो बच्चा है ना वो इस चीज को सब्जेक्ट मानेगा, हिज पेरेंट्स को। अगर हिज पेरेंट्स को सब्जेक्ट मानेगा ना, क्योंकि वो ये सोचेगा कि हिज पेरेंट्स की बात हो रही है, अगर हिज पेरेंट्स की बात हो रही है तो ये प्लूरल है। अब प्लूरल है तो ये तो रहा सिंगुलर, ये कट जाएगा, और ये दोनों प्लूरल हैं तो इसमें से आ जाएगा। हैड तो दोनों सब्जेक्ट के साथ चल सकता है, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हमें देखना है कि ये तो बेटा एक अलग फ्रेज हो गया, जो सब्जेक्ट है वो ही है। अब ही की बात हो रही है तो ही सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो उस हिसाब से हमारा ये कटा, हमारा ये भी कटा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, या तो वॉज होगा या हैड होगा। अब देखना, अगर हैड होता ऑप्शन, अगर हैड होता है यहाँ पे, तो मैंने आपको कल के पेपर में बताया होगा हैड, हैव
और हैज़ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं अगर वो मेन वर्ब की तरह रोल प्ले कर रहे हो। तो यहाँ पे तो वर्ब की फॉर्म नहीं है। ऐसा हो सकता था ही हैड ऑल्सो प्रेजेंटेड एट द फंक्शन, भाई ऐसा तो नहीं है, सेंटेंस का सेंस भी नहीं बटेगा, तो ये भी हमारा हो गया गलत। तो बचा हमारे पास कौन, वॉज। तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स हिज पेरेंट्स ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो ये हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए जिनकी हमने लॉजिक चेक करे कि भाई ये सही है तो बाकी के 3 गलत क्यों हैं। तो इनके ऊपर हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम लोग आगे इसी तरीके से चलेंगे, आप टेंशन ना लें, आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि यार 2 क्वेश्चंस में इतना समय लग रहा है तो 10 में कितना लग जाएगा। देखो, हमें पढ़ना है, हमें समझना है, हमें आंसर चेक नहीं करने हैं। आंसर्स तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन क्या उन आंसर से आप क्वेश्चंस को या एग्ज़ाम्स को निकाल सकते हो? अगर आपको थर्ड का बी पता है तो आपको क्या पता कि अगला वाला जो थर्ड होगा उसका बी ही आंसर होगा या नहीं होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर रट लिए, पहले का आंसर कौन है, सेकंड का आंसर कौन है। तो आप देखो जरा, इस मानसिकता से क्या आप एनडीए के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो? इस अप्रोच से क्या आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकाल सकते हो? नहीं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को समझना है, उसके ऊपर जो ऑप्शंस हैं वो भी समझने हैं और उन पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो भी समझना है। तो चलिए, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, चलते। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्या है इसका मतलब? ये एक एक्चुअली ना यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। और क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ? थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे हम लोगों के पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है द, सेकंड ऑप्शन है ए, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एन, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास नो आर्टिकल। और नो आर्टिकल का मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट, या फिर कई बार बच्चों को सवाल दो तो वो कुछ और आंसर निकाले ना निकाले, एक चीज जरूर बोल देते हैं, नन ऑफ दीज। तो जो मर्जी बोलिए आप इनको। अब देखो, कभी भी आप क्वेश्चन करें ना तो नो इम्प्रूवमेंट बहुत कम आंसर होगा बेटा, तो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ उसमें गलत होगा जिसको फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिए, सर आवाज आ रही है, देखना उसमें आवाज प्रॉपर है, ठीक। आज क्या कह रहा है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अब हमें देखना है, एन तो होगा नहीं, ये भी हम लोग मान करके चलते हैं कि एक ट्रिक आप इसे कह सकते हैं कि जब भी आपके पास एरर के क्वेश्चंस आए तो नो एरर बहुत कम आंसर होगा, है ना। ज्यादातर आंसर कुछ और होगा, नो एरर नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है नो एरर है, नो आर्टिकल या नो इंप्रूवमेंट है, तो एक बार और चेक कर ले कहीं और जगह तो नहीं है। तो इसको मान लीजिए हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया। ये एन भी नहीं होगा क्योंकि ये तो वोवेल साउंड के पहले आता है, यहाँ पे वोवेल साउंड तो है नहीं, लेटर की तो बात ही नहीं है, तो साउंड भी नहीं है। अब हमारे पास बच गया द और अ। अब हो सकता है कि इसमें द भी आए, हो सकता है इसमें द भी आए, लेकिन इसका जो आंसर होगा ना वो ए होगा। अब आंसर ए होगा, सर आपने बोला ठीक है आंसर ए होगा, गूगल में मान लीजिए आपने चेक किया सर आंसर ए है, क्यों है? अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर फैक्ट्स हो या फिर टेम्पररी ट्रुथ हो या फिर प्लान्ड एक्शंस हो, प्लान्ड एक्शंस हो, ये आप देखें प्लान्ड एक्शन मतलब कुछ चीज़ आपने पहले से ही प्लान करके रखी है। जैसे कि होली दिवाली आती है, आप पहले ही प्लान कर लेते कि भाई मैंने घर जाना है। या फिर अपने प्रधानमंत्री जी को देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी देश में कम बाहर ज़्यादा रहते, हर दिन आप न्यूज़ सुनते होंगे ऑस्ट्रेलिया दौरे पे हैं, इंग्लैंड के दौरे पे हैं, तो कभी आपको लगता होगा कि यार हमारी कंट्री में तो बहुत कम है, 365 दिन में 3 दिन भी नहीं।
तो वो एक्चुअली क्या है, प्लान्ड एक्शन है। प्लान्ड एक्शन मतलब उन्होंने पहले से डिसाइड कर के रखा होता है कि भाई आपके प्रधानमंत्री होने के नाते आपको बाहर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, आपको इधर उधर जाना पड़ेगा, आप प्रधानमंत्री होकर के घर पे नहीं बैठ सकते। तो वो बहुत सारे प्लान्ड एक्शंस होते हैं। ये टेम्पररी ट्रुथ होता है। टेम्पररी ट्रुथ जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ रोहित शर्मा का, क्रिकेट का एग्जांपल दे सकता हूँ। क्रिकेट आप जानते होंगे हमारे खून में बसा हुआ है, धर्मों से भी बढ़कर है क्रिकेट। तो क्रिकेट में क्या होता है, रोहित शर्मा जैसे राइट हैंड से खेलता है, तो राइट हैंड से खेलता है तो मान लीजिए वो लेफ्ट हैंड से खेल रहा है या राइट हैंड से खेलता है, तो वो टेम्पररी ट्रुथ है। कल की डेट में हो सकता है प्रॉब्लम होकर के वो लेफ्ट साइड से खेलने लग जाए। जैसे कई क्रिकेटर हैं वो राइट साइड पे खेलते हैं, लेफ्ट भी खेलते हैं, तो वो परमानेंट नहीं है। ऐसी मैं एक एग्जांपल दूंगा बालाजी का, लक्ष्मीपति बालाजी, उनका भी आपने देखा होगा एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट के बाद वो वापस आए, दोबारा से क्रिकेट खेले। तो टेम्पररी ट्रुथ है, कुछ हद तक ठीक है, उसके बाद फिर चेंज हो सकता है। तो टेम्पररी ट्रुथ। फैक्ट्स मतलब जो है जैसा है वैसे ही रहेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ वो वैसे ही रहेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ कोई भी रूल्स काम नहीं करेगा और वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इस वजह से ये एक फैक्ट हो गया कि अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। अदरवाइज ज्यादातर क्या करेंगे, द को लगाएंगे, क्योंकि ये तो रहा प्लूरल। अभी भाई बोलेंगे भाई ये सिंगुलर और प्लूरल कैसे मैच कर सकता है, इस वजह से इसके साथ द आना चाहिए। अच्छा, अगर ये क्लियर ना हुआ हो तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं। एक और एग्जांपल मैं देता हूं यूनिवर्सल ट्रुथ का। इसका एग्जांपल तो हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, इसमें ये एक और चीज चेक कर लेते हैं, ये थिंग है या थिंग्स है। थिंग है एक्चुअली, ठीक है, ये थिंग्स नहीं है, थिंग है, ठीक है। अ थिंग तब भी ठीक है, थिंग्स होता तब भी हम लोग इसको समझते। अच्छा, यूनिवर्सल ट्रुथ में मान लीजिए मैंने एक लिखा सवाल, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। आप देखना इस सवाल में कोई गलती नहीं है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो सन है ना, ये सन हमारा प्लैनेट हो गया, ये नाउन हो गया, नाउन हमारा सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट के साथ साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। आपने बोला जी बहुत बढ़िया, इतनी चीजें हमें पता चल गई, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बड़ी। इसके साथ साथ हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि इन प्लैनेट के साथ हमेशा हम लोग आर्टिकल द यूज करते हैं, और ये आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, ये डेफिनेट आर्टिकल जब भी आएगा ये अलोन नहीं आएगा, आर्टिकल कभी भी अकेले नहीं आएंगे, ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे। इवन इनकी पहचान भी आप देख सकते हैं किसी नाउन के पहले आने के लिए। सिंगुलर होने के बजाय इसके साथ वर्ब क्या आई, सिंगुलर आई। राइजिंग क्या हुआ, बी की फॉर्म है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग गई। इन द ईस्ट, ये ईस्ट बेटा डायरेक्शन हो गई, इसके साथ हमेशा आर्टिकल का यूज होता है। इन हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी, सब ठीक हो गया। अब इस सवाल को देखेंगे, कई बोलेंगे सर द सन राइजिंग नहीं होता, द सन राइजेज होता है। ठीक है सर, आपने बोला सन राइजेज होता है, मैंने मान लिया, लेकिन आप इस कंडीशन को देखें। मान लीजिए सूरज कहीं से उग रहा है, अब उग रहा है तो मैं किसी को ये कह रहा हूं कि उगता है नहीं, मैं बोल रहा हूं कि सूरज देखो उग रहा है, ये सूरज आ रहा है। तो सवाल सही तो है, गलत क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है भाई। मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हूं कि सूरज उगता है, मैं तो बोल रहा हूं सूरज उग रहा है या सूरज आगे बढ़ रहा है, तो वो तो हो रहा है। लेकिन क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ होने की वजह से मुझे राइजिंग ना कर करके मुझे करना पड़ेगा राइजेस। अदरवाइज ये सवाल तो बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन इस वजह से गलत हुआ क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ कहता है, अच्छा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ गया जी। एन एक्सीडेंट which results in death। अच्छा क्या होगा भाई, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पहला ऑप्शन है फैटल, सेकंड ऑप्शन है डेंजरस, थर्ड ऑप्शन है टेरिबल, और फोर्थ ऑप्शन है इंजूरियस। आप देखना ये मिलते जुलते वर्ड है, ये मिलते जुलते वर्ड है, सब आपको एक ही मीनिंग देते हैं, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि उसके लिए सिर्फ हम लोग वही कह सकते हैं, है ना।
किसी समूह के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए हम लोग सिर्फ एक ही वर्ड कह सकते हैं। जैसे आपने सुना हो एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, मतलब ऐसा कोई स्पीच जब आप दे रहे हैं जब आपने उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं किया है। सो वी कैन से दैट दिस स्पीच इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर, है ना। तो वो एक ऐसा वर्ड है जो उसी चीज के लिए यूज हो रहा है। तो इसमें अब देखें तो ये डेंजरस का मतलब भी खतरनाक होता है, टेरिबल का भी मतलब वही है और इंजूरियस का भी मतलब वही है, लेकिन ये फैटल का मतलब भी आप देखेंगे मिलता जुलता है और इसको घातक कहते हैं। और घातक कैसे? रिलेटेड टू डेथ, रिलेटेड टू डेथ। अच्छा, ये भी रिलेटेड टू डेथ होते हैं, लेकिन एक वर्ड हमें चूज करना है जो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए आता है। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास एक वर्ड बड़ा आता है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट बहुत हमारे एग्जाम में आया। इंसॉल्वेंट होता है द पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। डेट। अच्छा, हो सकता है आप बोले कि सर उसको ना फ्रॉड भी कहते हैं। भाई ऐसा कोई पर्सन जो पैसा लेकर के भाग गया है या दे नहीं रहा है, तो आपने बोला उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, लेकिन आपने बोला सर उसको फ्रॉड भी कह सकते हैं, उसको इम्पोस्टर भी कह सकते हैं, उसको फेक भी कह सकते हैं, उसको थीफ भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन अगर हम एक वर्ड की बात करें तो वो वर्ड इंसॉल्वेंट होगा। उसी हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो फैटल होगा। तो चलिए, हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। कितना टाइम हुआ सर? 35 मिनट्स हो गया, 30 मिनट्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, ही विल नेवर पास डैश हार्ड ही मे ट्राई। फिल इन द ब्लैंक्स, कंजंक्शन हमें लगाना है। ही विल नेवर पास, कॉमा है, फिल इन द ब्लैंक्स, हार्ड ही मे ट्राई। अब आप देखना, कंजंक्शन तो हमें इसमें लगाना है, लेकिन कंडीशन कैसी है? कंडीशन कॉन्ट्राडिक्शन वाली है। देखो यहां क्या बोल रहा है कि वो पास नहीं होगा, ये बोल रहा है कि पास नहीं होगा। अच्छा, पास कब नहीं होगा कोई? जब वो बिल्कुल हार्ड मेहनत नहीं करेगा, जब वो बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि जितना भी वो हार्ड कर ले, जितना भी हार्ड ट्राई कर ले, तो भाई ये तो ऑपोजिट हो गया। हार्ड ट्राई करता तो ये तो पास हो जाता, लेकिन ये बोल रहा है कि वो पास ही नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या? एक तो है हाउएवर, दूसरा है हमारे पास नेवर, तीसरा है हमारे पास व्हेनेवर, फोर्थ है हमारे पास व्हाटएवर। अच्छा देखना, व्हाटएवर और व्हेनेवर की अगर बात करें ना, तो ये व्हेनेवर का मतलब तो टाइम और कंडीशंस को दिखाता है। ये कंडीशंस की बात करता है और टाइम की भी बात करता है। व्हाटएवर किसकी बात करता है? नॉन लिविंग थिंग्स की। ठीक है जी। नेवर तो बिल्कुल नेगेशन को दिखाता है, लेकिन हाउएवर क्या करता है? हाउएवर एक कंडीशंस को बताया है, कितना भी आप ऐसा कर लें तो, है ना, या जो चाहे आप कर लें तो, या फिर कितना भी। तो इसके हिसाब से नेवर तो होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो पहले ही हो गया। देखो नेवर यहाँ पे फिर आ गया, यहाँ पे साथ में नहीं आ सकता। व्हेनेवर तो कंडीशन को दिखाएगा, और कंडीशन कैसे? टाइम वाली बात, तो टाइम वाली कंडीशन हो नहीं सकती। व्हाटएवर का मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमारे पास बच गया हाउएवर। हाउएवर का एक और एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि मूवी देखने हम लोग गए थे, लेकिन वो अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने बड़ा एंजॉय किया। तो अच्छी नहीं होती मूवी तो एंजॉय नहीं करना था। ऑब्वियसली बात, आप मूवी देखने गए हैं और मूवी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? आपने एंजॉय नहीं करना था, लेकिन आपने फिर भी एंजॉय किया। और क्यों एंजॉय किया? अभी कॉन्ट्रडिक्शन वाली कंडीशन है, तो आप लगा सकते हैं हाउएवर वी एंजॉयड अ लॉट। द मूवी वाज नॉट गुड, हाउएवर वी एंजॉयड अ लॉट। तो ये हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं इसका। 6th वाला क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। हमें प्लूरल बताना है, किसी वर्ड का प्लूरल फॉर्म। बहुत आता है, कभी फेमिनाइन फॉर्म पूछ लेता है और कभी प्लूरल फॉर्म पूछ लेता है। ये नाउन का एरर है, ये नाउन का क्वेश्चन है। हीरो का हमें क्या बताना है? प्लूरल फॉर्म। नाउन जब हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं नाउन की सीरीज लाने की। तो नाउन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे किसी वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है,
और उस वर्ड में जब हम लोग आगे या पीछे सफिक्स या प्रीफिक्स लगाते हैं तो किस तरीके से चेंज होते हैं। हीरो की बात करें तो इसका प्लूरल फॉर्म अगर हमें बनाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा ऐसे वर्ड जिन वर्ड ओ के साथ लास्ट होते हैं, ओ के साथ एंड होते हैं, तो उनको जब भी हम लोग प्लूरल बनाते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, उनके साथ एस नहीं लगाते, उसके साथ ES लगाते हैं। जैसे फोटो भी होगा, आप फोटो का एग्जाम्पल ले लें। फोटो को जब प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग फोटोज नहीं लिखते, हम लोग लिखते PHOTOES। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हीरो के साथ हम लोगों ने 4 ऑप्शन लिखे। एक तो हुआ भाई हीरोइज, दूसरा ऑप्शन लिखा हमने हीरोज, ठीक है, ES के साथ आया है। तीसरा हमने लिखा हीरोज, देखो वही फोटोज वाला ऑप्शन। और फोर्थ वाला हो जाएगा हीरोइन। हीरोइन तो बेटा इसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे कट गए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा, सॉरी हीरोज हमारे पास ये सेकंड वाला ऑप्शन होगा और ये पहला वाला कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बार्किंग डॉग्स। आगे कह रहा है बाइट। अच्छा, आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि भाई जो गरजने वाले बादल होते हैं वो बहुत कम बरसते हैं और जो बरसने वाले बादल होते हैं वो बहुत कम गरजते हैं। मतलब वो तुरंत वो काम कर देते हैं, बताते भी नहीं। जैसे कभी कभी लड़ाई में देखा होगा, 2% लड़ाई करते हैं, 1% बोलता है मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, लेकिन मारेगा नहीं। लेकिन एक होता है कि मार के चला भी जाता है। ऐसी स्टोरी आपने पुलिस और आर्मी की बड़ी सुनी होगी, है ना। लोग बिल्कुल बहुत उतावले होकर के कहते हैं कि मेरा भाई आर्मी में है और एक बार क्या हुआ कि पुलिस वाले ने उसको रोक दिया। मेरे भाई ने एक झापड़ मारा और गाड़ी स्टार्ट करी और चली गई, बताया भी नहीं कि मैंने मारा तुझे। तो ये आर्मी की स्टोरी बड़ी, अब पता नहीं वो झूठ है कि सच है, वही जानते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा दिखाने के लिए ऐसा वो कहते होंगे शायद। तो इसी वाले पे इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स और आगे फिल इन द ब्लैंक्स है बाइट। ऑप्शन क्या क्या है, रेगुलरली, इसका मतलब ये हुआ अगर आप ए ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो ये बोल रहा है कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो बार बार काटते हैं, ऐसा। सेकंड कह रहा है रेयरली, रेयरली का मतलब होता है कभी कभार काटते हैं, काटते ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। तीसरा है सेल्डम, सेल्डम का बराबर है, सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर। और फोर्थ हो गया फ्रीक्वेंटली। अच्छा, ये फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, और फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली लगभग सिनोनिम्स आप इन्हें बोल सकते हैं। तो ये दोनों जब सिनोनिम्स हैं तो या तो ये होता तो ये नहीं होता, ये होता तो ये नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो गए हमारे। अब हमारे पास बच गया रेयरली और सेल्डम। रेयरली का मतलब होता है ना के बराबर और सेल्डम का मतलब भी होता है ना के बराबर। लेकिन अब ये एक इडियम्स बोले, फ्रेज बोले, क्या बोले हैं इसको, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। अब ये डॉग्स इसका सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो बाइट होगा। और अगर मान लीजिए डॉग की बात करें तो ये बाइट की जगह बाइट्स हो जाएगा। अभी लेकिन ये डॉग्स है तो यहाँ पे सेल्डम आंसर आ जाएगा। सेल्डम का मतलब होता है ना के बराबर, है ना। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कोई वर्ड दिया है, इसका अप्रोप्रिएट हमें देखना है कि भाई एंटोनियम्स क्या है। एंटोनियम्स का मतलब होता है किसी चीज का उल्टा, कि भाई कोई क्वेश्चन है उसका उल्टा क्या होगा। तो ये लिखा हुआ है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार जैसे एक के बाद एक। एग्जाम्पल क्या हो सकता हूँ, जैसे 1 2 3 4, मान लीजिए आपने बोला 1 2 3 4 5 6, तो आप देखना एक के बाद एक लगातार, 5 के बाद 6 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 3, तो कंसेक्यूटिव हो गया। क्या कह रहा है आगे, ऑप्शंस में है हमारे डिसकंटिन्यू, दूसरा ऑप्शन है सक्सेसिव, तीसरा ऑप्शन है फॉलोइंग और चौथा ऑप्शन है सक्सीडिंग। अच्छा, अब देखना जरा, कंसेक्यूटिव का मैंने बोला लगातार। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सक्सेसिव भी वही है? सक्सेसिव उत्तराधिकारी, जिसे आप हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सक्सेसर, है ना। इसमें एक और वर्ड होता है इसका सिनोनिम्स HEIR, इसको भी कह रहे हैं उत्तराधिकारी।
तो ये सक्सेसिव इसका सिनोनिम्स हो गया, इससे मिलता जुलता है तो ये नहीं होगा। फॉलोइंग मतलब आगे भी ऐसी, है ना, तो ये भी नहीं होगा। सक्सीडिंग भी वही हो गया, सक्सेसिव से मिलकर के बन रहा है रूट वर्ड, ये भी नहीं होगा। डिसकंटिन्यू, अब डिसकंटिन्यू मतलब कुछ चला आ रहा था अब वो खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कंसेक्यूटिव। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बैरन, 9वां क्वेश्चन है कि बैरन का हमें क्या देखना है, हमें देखना है मोस्ट सिमिलर वर्ड। मोस्ट सिमिलर वर्ड बैरन का क्या है, तो बैरन का एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई हम लोग, BARREN। पहला है इनफर्टाइल, इनफर्टाइल ही होता है, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। बोल्ड, बर्सर्क और बाइट। अब इसका तो बड़ा इजी है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखना कि ये जो फर्टाइल होता है ना, इसका मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ जमीन जिस पे जो है काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं। और इसका ऑपोजिट होता है इनफर्टाइल, मतलब बंजर जमीन। और इस बैरन का भी होता है बंजर। और सिमिलर चाहिए हमें तो आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए वोकैब्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बस आप वोकैब्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना, वोकैब्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। वोकैब्स का भी देखेंगे, अगर पॉसिबल हो सकता है तो सीरीज लेकर के आएंगे। बोल्ड, बोल्ड हमारा साहसी हो गया, कहीं से कोई लेना देना नहीं है। बाइट का मतलब त्याग देना, छोड़ देना होता है। और बर्सर्क का मतलब भी होता है यही। तो 3 ऑप्शन तो हमारे कहीं से जो है हमारे ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो कह रहा है द कॉबलर वॉज मेंडिंग माई शूज, और इसका बताना है पैसिव वॉइस। पैसिव एक्टिव वॉइस क्या कह रहा है, द कॉबलर, ठीक है जी, द कॉबलर वॉज मेंडिंग माई शूज। मेंडिंग का मतलब होता है सुधारना, है ना, हो सकता है वो पॉलिश कर रहा हो, अच्छा बना रहा हो, कुछ भी ऐसा हो। अब इसका क्या करते हैं ना हम लोग इसका ये करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं ना, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट का चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके ऑप्शंस नहीं लिखते, हम लोग इसका ही डायरेक्ट बनाते हैं और फिर हम लोग चेक करते हैं भाई उसके ऑप्शंस में। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे कॉबलर सब्जेक्ट था और इसका ऑब्जेक्ट था माई शूज, तो माई शूज को पहले ले आते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा भाई माई शूज, ठीक। अब कॉबलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब थी क्योंकि ये अकेला था, और ये माई शूज यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अब ये प्लूरल है, क्यों, शूज हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गए, है ना, आपने और भी सुना होगा सराउंडिंग्स हो गए, या फिर आपने सुना हो बाइनोक्यूलर्स, टोंग्स, ये सब प्लूरल होते हैं। ट्राउजर्स, सीजर्स, ये सब प्लूरल फॉर्म होती हैं। अगर ये प्लूरल फॉर्म होती है तो माई शूज को, अब ये प्लूरल है तो वर्स की जगह क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा वर। और अगर आप इतना कर लिया है आपने, तो 3 ऑप्शन देखना हमारे पास क्या क्या है, सिर्फ इतना करने से। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है माई शूज वॉज, तो ये तो यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है माई शूज वर मेंडेड, ठीक है जी, यहाँ तक तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं। शूज वर मेंडेड, अब मेंडेड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इज एम आर और वज वर के साथ हमेशा बीइंग लगता है, तो बीइंग लगेगा तो यार वर के साथ, तो ये मेंडेड, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, विल बी, ये कह रहा है विल बी, भाई विल बी कैसे हो जाएगा, बी की फॉर्म के साथ तो हमें बीइंग लगाना है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा बच्चा हमारे पास। ये क्या कह रहा है, माई शूज वर बीइंग, और मेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर उसमें लगती है, बाय द कॉबलर, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर सेंटेंस में लगती है। तो ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए, इसके आगे के 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, इसको बिल्कुल देखते रहिए। कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं तो आप जो है मेरे से वैसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। आई होप कि आप मेहनत करते रहें, इस बार वाला एग्ज़ाम हमें किसी भी हालत में निकालना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद बच्चों।